नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से आप बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। फटाफट से आप कमेंट कीजिए, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। सारिका झा सबसे पहले जुड़ने वाली स्टूडेंट है। लक्की कुमार, गौतम कुमार, सुमन गुप्ता बिहार की बेटी, जयाराम जानी, शुभम यादव, काजल कुमारी, अनिकेत झा, बिंदु कुमारी, सरवन चौधरी, करण, निशा, पंकज, किसान वर्मा, उमेश, लक्ष्मी, रवीश। फटाफट से आप कमेंट करते रहिए। प्रेम, मिश्रानी, पंकज, विवेक, लक्ष्मी, सीए, इंद्रमणि, प्रियंका, राहुल, सोमेश, गुलशन, दुर्गा, ज्योति, सूर्या, बिंदु, हेमा, तिलेश, सुरेंद्र। अब तो तेजी से कमेंट आने लगे। प्रीति, विपुल, राजवीर, सुनील, ओम कुमार, सीए। चलो भाई, उम्मीद करता हूं कि सभी छोटे भाई बहन मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बिल्कुल आप अपनी तैयारी के प्रति पूरी शिद्दत के साथ लगे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हमें पढ़ा था, जैसा आपको टॉपिक के अंदर दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। छोटे भाई बहनों, ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। लास्ट में हमने माउथ या मुख के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, और माउथ में जो हमारा पहला ऑर्गन था दांत, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? टंग या जीभ के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था जो जीभ होती है भैया, ये मांसपेशीय अंग होती है। अगर बात की जाए सर, ये संवेदी अंग भी है। लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है सर। ये हायोड बोन से जुड़ी होती है। उसके बाद छोटे भाई बहनों, मैंने एक बात और बताई थी कि सर इसके ऊपर टेस्टिंग बर्ड पाए जाते हैं, जो अलग अलग टेस्ट का हमें एहसास कराते हैं। तो वो टेस्ट के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था। अब एक बात देखो भैया, अगला जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन है? तो याद रखना सर, हम पढ़ रहे थे माउथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? माउथ, मुख के बारे में पढ़ रहे थे। इसी माउथ को क्या कह देते हैं सर? इसी को कह देते हैं बक्कल कैविटी। क्या कह देते हैं? बक्कल कैविटी कह देते हैं। इसी को साइंस में क्या कह देते हैं सर? ओरल कैविटी भी कह देते हैं। और ये क्या बताया था सर? डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन बताया था, प्राथमिक अंग बताया था सर। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था सर? दांतों के बारे में पढ़ने का काम किया था, टीथ के बारे में पढ़ा था। दूसरा सर, हमने टंग, जीभ के बारे में पढ़ा था। और जो आज हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे सर? सलाइवा, लार के बारे में पढ़ेंगे भैया। अब ध्यान से समझो भैया, माउथ में जो लार होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? तो आप स्टार लगा के लिख लीजिए भैया। जो हमारी लार होती है इसका निर्माण हमारे माउथ के अंदर एक ग्रंथि होती है, जिसको कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं भैया? सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको हम लारीय ग्रंथि कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? लारीय ग्रंथि। यही लारीय ग्रंथि निर्माण करती है भैया किसका? लार का निर्माण करती है। लिख लीजिए, यही किसका निर्माण करती है भैया? लार का निर्माण करती है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। जो हमारी लारीय ग्रंथि है यही किसका निर्माण करती है? तो याद रखना, लार का निर्माण करती है। अब छोटे भाई बहनों, सर ये लार क्यों जरूरी है? आज तक तो हमें यही नहीं पता था सर ये लार जरूरी है या नहीं। किसी भंडारे को देखा, लंगर को देखा, किसी अच्छी चीज को देखा, तो हमारी जो लार थी वो तुरंत बाहर टपक जाती थी। लेकिन भैया इसको हमें बचा के रखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ये मान के चलिए, आपके शरीर में जो सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो यहीं इसी के द्वारा स्टार्ट होती है। अब छोटे भाई बहनों, एक बात देखो, अगर लार की बात की जाए तो एक दिन में हमारे मुख में कितनी लार बनती है? कोई आपसे पूछे कि एक दिन में
कितनी लार बनती है? तो याद रखना 1 से 1.5 लीटर लार की फॉर्मेशन होती है हमारे माउथ में। भैया एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनती है हमारे मुख के अंदर। सर ये लार करती क्या है ये देखो। सर ये लार जो होती है, अगर बात की जाए, ये सर भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, कल बताया था मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक है सर। कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में सहायक होती है सर लार। बिल्कुल सर ये बात समझ में आ गई। तो सर कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन कैसे कराती है? तो भैया जो हमारी लार होती है ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है? तो याद रखना कंपोजिशन ऑफ लार। हमारी जो लार होती है वो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है ये आपको समझना है। लार के घटक क्या क्या होते हैं ये बात समझिए भैया। अगर लार की बात की जाए तो लार के अंदर लार के घटक क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला लार के अंदर भैया क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। जल की मात्रा होती है लगभग 95% के समथिंग। सर लार के अंदर ही क्या होते हैं? तो याद रखना लार के अंदर होते हैं भैया एंजाइम। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। लार के अंदर ही क्या होते हैं भैया? एंजाइम होते हैं। सर और लार के अंदर क्या होते हैं भैया? लार के अंदर होते हैं सर मिनरल्स। क्या होते हैं? खनिज होते हैं। चलो सर ये तीनों की तीनों चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं? लार के अंदर पाई जाती हैं। तो मैंने तो एक बात बताई थी भैया, जो एंजाइम होते हैं वो आपका हेल्प करते हैं किस में? पाचन में। तो सर जो हमारी लार होती है इसके अंदर 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं भैया। एक तो एंजाइम होता है लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम होता है? लिखिए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। एक तो एंजाइम होता है लाइसोजाइम और दूसरा कौन सा होता है? टाइलिन। कौन सा होता है? कौन सा होता है भाई? याद रखना स्लेवरी अमाइलेज। एक एंजाइम कौन सा होता है? स्लेवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज, या इसी को हम क्या कहते हैं? टाइलिन अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टाइलिन अमाइलेज कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने 2 बातें बताई भैया। लार के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, या तो होता है भैया लारिये अमाइलेज, लारिये अमाइलेज, या आपका कौन सा होता है? टाइलिन अमाइलेज होता है। या कौन सा होता है भैया? तो याद रखना टाइलिन अमाइलेज होता है। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ सर, एक बात बताइए आप मुझे सिंपल सी। सर ये काम क्या करते हैं भैया? लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है वो समझो। लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है? हम जब भोजन खाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे वातावरण में अनेक बैक्टीरिया घूमते रहते हैं। सर वो भोजन के साथ हमारे मुख में चले जाते हैं और ये लार क्या करती है भैया? उस लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। ये क्या करता है भैया? उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो याद रखना कोई आपसे पूछे कि लाइसोजाइम का क्या काम होता है, तो याद रखना ये क्या करता है? टू किल सम बैक्टीरिया। टू किल सम बैक्टीरिया। लिखिए भैया, ये कुछ हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ये कुछ हानिकारक जीवाणु जो होती है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। अब छोटे भाई बहनों एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ मुझे कि जो लारिये अमाइलेज है ये क्या काम करता है? मैंने बताया सर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किया। भैया एक बात समझिए आप कि आपने भोजन खाया, सुबह गेहूं की रोटी खाई थी, उस गेहूं के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। गेहूं के अंदर क्या होता है भैया? स्टार्च होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, गेहूं के अंदर होता है स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या होता है आपको बता देता हूं भैया, ये स्वादहीन होता है। ये क्या होता है? टेस्टलेस होता है भैया, स्वादहीन होता है। इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा छोटा बच्चा बिना किसी सेव भाजी के, मटर पनीर के, कढ़ाई पनीर के रोटी उठाता है
और अपने चलते हुए खाता चलता है। ऐसा देखा होगा, छोटा बच्चा 2-3 साल का होता है, उसको हम एक निवाला तोड़कर दे देते हैं और वो निवाला तोड़कर देते हैं तो वो उसे खाता है और वो उसे टेस्ट आता है उसमें। ऐसा क्यों होता है भैया? ये जो आपके पास कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, इस स्टार्च को ये क्या करता है भैया, टाइलिन अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है। इस स्टार्च को किसके अंदर तोड़ देता है? माल्टोज के अंदर। किसके अंदर तोड़ देता है? माल्टोज के अंदर। और यही माल्टोज के कारण वो चीज उसको कैसी दिखाई देती है, कैसी आपको लगती है? सर मीठी लगती है, उसको मिठास आता है। क्या आता है? मिठास आता है। कहानी समझ में आई बात? बिल्कुल सर, ये कहानी हमें समझ में आ गई। तो कोई पूछे आपसे कि जो हमारे भोजन जो हम खाते हैं, उस भोजन का सबसे पहले पाचन कहां पर स्टार्ट होता है? आप कहेंगे भैया माउथ में होता है। सर कौन पाचन करता है? तो सर लारीय ग्रंथि लार का निर्माण करती है और इसी लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में उसका पाचन होता है और हमें शुरुआत होती है किसकी? पाचन की। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आप लिखेंगे क्या भैया? यहीं पे आप लिख लीजिए एक बात कि टाइलिन अमाइलेज लिखिए या सलाइवरी अमाइलेज, कौन सा ही लिख लीजिए, बात एक ही है। टाइलिन अमाइलेज के द्वारा शर्करा का माल्टोज में पाचन किया जाता है। माल्टोज में पाचन किया जाता है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब छोटे भाई बहनों एक बात बताओ, आपके माउथ के अंदर जो कहानी थी वो हो गई? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होता है? अब आपका जो भोजन है वो फूड पाइप से होता हुआ कहां पर जाता है? तो याद रखना, फूड पाइप से अब भोजन आता है सर फूड पाइप में। तो लिखिए भैया, अब सर भोजन आता है फूड पाइप के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? भोजन नली कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? भोजन नली कहते हैं। उसको कहते हैं भैया भोजन नली। सर साइंस की भाषा में इसी भोजन नली को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। साइंस की भाषा में इसी को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। साइंस की भाषा में इसी को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस कहा जाता है। चलो सर, ये बात समझ में आ गई। भैया आपकी जो फूड पाइप है कुछ इस वे से होती है, ध्यान से समझना। देखो भैया, अगर फूड पाइप की बात की जाए तो ये आपका इस प्रकार से आपकी फूड पाइप होती है और इसी के साथ आपकी क्या अटैच होती है भैया? आपकी विंड पाइप अटैच होती है। समझ में आई बात? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अलग से बना देता हूं। ये है भैया हमारी फूड पाइप और इसी के साथ यहां पे क्या होती है? विंड पाइप होती है। भैया जो हमारी फूड पाइप है इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर। तो लिखिए, जो फूड पाइप होती है भोजन नली, उसकी लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना उसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट भैया, ये किसी भी प्रकार का पाचन में सहायता नहीं करती। लिखिए, ये किसी भी प्रकार के पाचन में सहायता नहीं करती। पाचन में सहायता नहीं करती, किसी भी प्रकार के पाचन में सहायता नहीं करती। तो सर ये क्या काम करती है? बस सर ये एक काम करती है, ये भोजन को क्या करती है सर? माउथ से, मुख से कहां पर पहुंचाने का काम करती है? सर स्टमक के अंदर पहुंचाने का काम करती है। सर ये भोजन को क्या काम करती है? मुख से भोजन को पेट तक पहुंचाने का काम करती है। भोजन को
पेट तक पहुंचाने का काम करती है, पेट तक पहुंचाने का काम करती है। चलो सर ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब एक बात बताओ सर कि जो ये आपका भोजन पहुंचाने का काम करती है, तो ये भोजन कैसे पहुंचाती है? तो याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए कि माउथ से जो भोजन है वो हमारे पेट तक कैसे पहुंचता है, कोई ये पूछे आपसे, तो भैया जो फूड पाइप होती है इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या होता है भैया? पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? पेरिस्टालसिस प्रोसेस होता है। सर ये कौन सा प्रोसेस आ गया जिससे भोजन हमारा माउथ से लेकर स्टमक अमाशय तक पहुंचता है? इसको कहते हैं भैया कर्माकुंचन, कर्माकुंचन प्रक्रिया, कर्माकुंचन प्रक्रिया। भैया आप सभी को पता है जो हमारी फूड पाइप होती है ये किसकी बनी होती है? तो याद रखना सर ये मांसपेशियों की बनी होती है। सर इन मांसपेशियों के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। भैया जब हम भोजन खाते हैं तो माउथ से भोजन कहां पर जाता है? फूड पाइप में। अब भैया इससे नीचे की जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी फैल जाएंगी, ऊपर की क्या हो जाएंगी? पतली हो जाएंगी। तो सर भोजन नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर वाली फिर सिकुड़ जाएंगी, नीचे वाली फैल जाएंगी, तो सर फिर भोजन नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली फिर सिकुड़ जाएंगी, नीचे भोजन आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि फूड पाइप को किस नाम से जाना जाता है? ईसोफेगस से। ये किसी भी प्रकार के पाचन में सहायता नहीं करता। माउथ से स्टमक की तरफ भोजन जाता है और आपका किस प्रोसेस से जाता है? पेरिस्टालसिस। अब ये बताइए भोजन अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड? आप कहेंगे भैया भोजन ऊपर से नीचे जाता है। तो जो हमारी फूड पाइप में भोजन को पेट तक पहुंचाने के लिए जो डायरेक्शन होती है भैया वो कैसी होती है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। कैसी होती है भैया? अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा आपको वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है भैया, कभी कभार आपको उल्टी आती है। तो जो उल्टी आती है, वोमिटिंग आती है, वो किसके कारण आती है? क्योंकि आपकी कर्माकुंचन की जो प्रक्रिया है वो उल्टी हो जाती है। अपोजिट प्रतिक्रिया होने के कारण आपको क्या आनी स्टार्ट हो जाती है? वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद भोजन कहां पर गया सर? स्टमक के अंदर। तो हेडिंग डाल लीजिए पेट भैया। उसके बाद भोजन कहां पर गया है भैया? स्टमक के अंदर गया, जिसको हम गांव में तो क्या कहते हैं भैया? पेट कहते हैं। हिंदी में शुद्ध भाषा में अगर बात की जाए तो क्या कहा जाता है? उदर कहा जाता है। और साइंस में आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिलेगा? अमाशय। क्या ऑप्शन मिलेगा? अमाशय ऑप्शन मिलेगा। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। सर भोजन कहां से आया है? तो भोजन आया है सर फूड पाइप से। कहां पर आया है? फूड पाइप से सर पेट के अंदर आया है। कहां पर आया भैया भोजन? पेट के अंदर आया है भोजन। चलो सर, तो आपसे यह पूछा जाता है कि जो हमारा भोजन है पेट के अंदर कितनी देर तक रहता है? तो भैया याद रखना जो हमारा भोजन है, जैसे ही हमने भोजन खाया तो 2 से 3 घंटे जो भोजन है एज इट इज इसी अवस्था में रहता है भैया। जैसे ही हमने भोजन खाया तो 2 से 3 घंटे जो हमारा भोजन है भैया एज इट इज इसी अवस्था में रहता है। लेकिन उसके बाद भोजन पे रिएक्शन अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है और 2 से 3 घंटे के बाद भोजन पचित होने के बाद कहां पर जाता है? या आप कह लीजिए 1 से 2 घंटे के बाद भोजन कहां पर जाता है? तो याद रखना 1 से 2 घंटे बाद भोजन आपका छोटी आंत में जाता है। तो आपसे पेपर में यह पूछा जाएगा कि बताइए कि आप पेट में भोजन कितनी देर तक स्टोर रहता है? तो याद रखना पेट के अंदर जो भोजन होता है वो लगभग 4 से 5 घंटे रहता है, जिसमें 2-3 घंटे तो भोजन एज इट इज पड़ा रहता है और उसके बाद भोजन के वहां पर जो प्रतिक्रिया अभिक्रिया होनी थी वो होनी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। चलो सर ये कहानी हमें समझ में आ गई, इतनी बात आपने सिखा दी। अब छोटे भाई बहनों एक बात बताओ, जो हमारा पेट है इसकी आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, जल्दी से बताइए।
जो पेट है इसकी आकृति किस अक्षर के समान होती है? तो याद रखना पेट की जो समस्या, पेट की जो आकृति होती है अंग्रेजी के जे लेटर के समान होती है। किसके समान होती है? जे लेटर के समान होती है। समझ में आई बात? कहानी समझ में आई बात? बिल्कुल सर। सर ये जो हमारा पेट होता है इसको कितने भागों में बांटा जाता है? सर 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। सर पेट जो होता है इसके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। नाम याद रखना भैया, एक तो होता है कार्डियक, कार्डियक पार्ट होता है, हिंदी में लिख देता हूं। एक तो होता है भैया कार्डिक पार्ट, कार्डिक भाग। दूसरा हमारे पास होता है भैया फंडस भाग। दूसरा कौन सा होता है? फंडस। दूसरा कौन सा होता है भैया? फंडस होता है। और तीसरा कौन सा होता है? पाइलोरक, पाइलोरस, पाइलोरस भाग होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। अब आपसे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए? आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हमारी ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस जो होती है वो पेट के किस भाग से जुड़ी होती है? ईसोफेगस पेट के किस भाग से जुड़ी होती है? तो याद रखना ईसोफेगस पेट के किस भाग से जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है भैया कार्डियक भाग से। किससे जुड़ी होती है? कार्डियक भाग से जुड़ी होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पेट जो होता है छोटी आंत से किस भाग से जुड़ा होता है? छोटी आंत की अगर बात की जाए तो वो किस भाग से जुड़ा होता है? पाइलोरस, पाइलोरस भाग। कौन सा भाग जुड़ा होता है? पाइलोरस भाग जुड़ा होता है। कौन सा भाग जुड़ा होता है? पाइलोरस। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि जो हमारा पेट होता है उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो भाग आपका फूड पाइप भोजन नली से जुड़ा होता है उसको कार्डियक भाग कहते हैं। जो भाग बीच का होता है उसको फंडस कहते हैं। और जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको कहते हैं भैया पाइलोरस। क्या कहते हैं? पाइलोरस कहते हैं। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब भैया हमारा पेट जो होता है, इस पेट के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। याद रखना उस ग्रंथि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि कहते हैं। भैया इस पेट के अंदर पाई जाती है। जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या पाई जाती है? तो याद रखना भैया इसमें पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है भैया? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। पेट के अंदर पाई जाती है सर जठर ग्रंथि। अब छोटी सी एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये आपकी 2 अलग अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है भैया ऑक्जेंटिक सेल, एक तो होती है ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिका होती है भैया, ऑक्जेंटिक कोशिका। और दूसरी कौन सी होती है भैया? चीप सेल होती है। दूसरी कौन सी होती है? चीप सेल होती है। दूसरी होती है चीप सेल। चलो सर, हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में एज इट इज लिख दिया। समझ में आई बात? भैया 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है कौन सी? ग्लैंड। क्योंकि मैंने बताया था जितने भी सजीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो याद रखना सर वो ऑक्जेंटिक, वो आपके कोशिका से मिलकर बने होते हैं। याद रखना एक सिंपल सी बात है भैया, ऑक्जेंटिक जो सेल होती है वो किसका निर्माण करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? HCl का निर्माण। और जो आपकी चीप सेल होती है, चीप सेल होती है भैया ये आपका किसका निर्माण करती है? तो याद रखना सर ये 2 एंजाइम होते हैं। एक तो होता है भैया पेप्सिनोजिन, एक तो होता है पेप्सिनोजिन और दूसरा होता है भैया परोरेनिन। कौन सा होता है? परोरेनिन एंजाइम होता है। चलो सर, ध्यान से लिख लेना भैया ये 2 एंजाइम बनाने का काम करती हैं। एक तो पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन और दूसरा होता है भैया परोरेनिन। कौन से एंजाइम बनाते हैं? परोरेनिन। ये दोनों के दोनों क्या है? एंजाइम।
ये दोनों के दोनों क्या है भैया, एंजाइम। लेकिन ये कैसे एंजाइम है, तो याद रखना ये एंजाइम की डीएक्टिवेट फॉर्म है भैया, डीएक्टिवेट फॉर्म है। कहने का मतलब भैया ये सक्रिय एंजाइम नहीं है, डीएक्टिवेट है भैया। कैसे एंजाइम है, डीएक्टिवेट। कहानी समझ में आई? बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आ गई। क्या बताया मैंने सर, जो हमारा पेट होता है, पेट के अंदर होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि दो प्रकार की कोशिका से मिलकर बनी होती है, ऑक्जेंटिक कोशिका, चीफ सेल से। दो प्रकार की कोशिका से मिलकर बनती है सर। ऑक्जेंटिक सेल किसका निर्माण करती है, चीफ सेल, HCl का निर्माण करती है। और चीफ सेल किसका निर्माण करती है सर, पेप्सिनोजिन एंजाइम या परोरेनिन एंजाइम का निर्माण करती है। और दोनों के दोनों कैसे एंजाइम है सर, डीएक्टिवेट एंजाइम है। चलो सर, अब एक बात बताओ सर, इनका काम क्या होता है भैया? इस फंक्शन ऑफ HCl, ये HCl क्या काम करता है सर? ये HCl क्या काम करता है भैया? एक बात बताओ, जो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है भैया 1.5 से लेकर 1.8। और आपको पता है HCl कैसा एसिड है, स्ट्रोंग एसिड। सर ये प्रबल अम्ल है। अब हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया लार मार सकती थी, उनको तो लार के अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम था उन्होंने मार दिया। लेकिन जो बैक्टीरिया फिर भी आपके भोजन के अंदर आ गए, तो जैसे ही पेट के अंदर कोई हानिकारक सब्सटेंस आया, उसको मारने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है सर, कौन है, HCl। तो लिख लीजिए HCl का पहला कार्य क्या है, तो लिखिए HCl के कार्य। HCl के कार्य सर क्या क्या काम करता है, लिखिए इट किल सर्टेन बैक्टीरिया, लिखिए ये निश्चित जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ये निश्चित जीवाणुओं को मारने का काम करता है, निश्चित जीवाणुओं को मारने का काम करता है। चलो सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई, मारने का काम करता है। कहानी समझ में आई? बिल्कुल सर। दूसरी बात समझो भैया, ये क्या काम करता है सर? ये पेट को, जो हमारे पेट में अम्लीयता होती है, पेट में अम्लीयता इसी कारण होती है भैया। पेट में जो अम्लीयता है वो इसी कारण होती है। पेट में अम्लीयता किसके कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह होती है। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा भैया, सर ये क्या काम करता है? भैया दोनों के दोनों एंजाइम कैसे हैं सर? डीएक्टिव। तो ये इन एंजाइम को क्या करने का काम करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। जैसे ही ये दोनों एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, ये किस में आ जाते हैं? तो भैया ये एंजाइम बन जाते हैं पेप्सिन और रेनिन। कौन से एंजाइम बन जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन। इसका मतलब सर, इसका मतलब एंजाइम जो होते हैं, लिख लीजिए एंजाइम अम्लीय माध्यम के कारण अम्लीय माध्यम में एक्टिवेट होते हैं, अम्लीय माध्यम में एक्टिवेट होते हैं। समझ में आई बात? सर कोई भी एंजाइम है, अगर उसको एसिडिक मीडियम मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। सर अब इन एंजाइम का काम क्या है वो समझना भैया। बच्चा, इनका काम क्या है भैया? आपने भोजन के अंदर क्या क्या चीज खाई थी? कार्बोहाइड्रेट्स खाई थी सर, हमने खाई थी प्रोटीन, और क्या खाई थी सर? लिपिड्स खाई थी। सर इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले पाचन कहां पर हो गया था सर? माउथ के अंदर पाचन हो गया था। बिल्कुल सर। अब सर किसका पाचन होगा? प्रोटीन का। सर प्रोटीन का क्या करेगा? ये पाचन करेगा। प्रोटीन को क्या करने का काम करेगा सर? ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है सर, ये किस में बदलेगा? तो याद रखना भैया, ये बदलेगा पेप्टाइड या पेप्टोन्स के अंदर बदलेगा। किसके अंदर बदलेगा भैया? पेप्टोन्स के अंदर बदलेगा। भैया ये क्या करेगा? इसको पेप्टाइड या पेप्टोन्स के अंदर बदलने का काम करता है। पेप्टोन्स के अंदर बदलने का काम करता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए
प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहां पर होता है? तो आप कहेंगे भैया पेट में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी ग्रंथि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपसे पूछा जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे शरीर में कहां पर होती है? पेट के अंदर होती है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक बात बताइए आप मुझे, सर हमारा जो दूध होता है, दूध के अंदर भी क्या होता है सर? दूध के अंदर भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। सर दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? आप कहेंगे भैया केसिन प्रोटीन होता है। सर इसी केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम है, ये जो रेनिन एंजाइम है, ये किसके अंदर बदलने का काम करता है भैया? ये बदलता है पैरा केसिन के अंदर। और बाद में इसी पैरा केसिन को जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो किस में बदलने का काम करता है भैया? तो याद रखना वो बदलता है पेप्टाइड या पेप्टोन्स में। पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। पेप्टोन्स, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए एसिडिक कहते हैं भैया, अम्लीय माध्यम को इंग्लिश में एसिडिक कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो सर जो प्रोटीन होता है, आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन का पाचन होता है स्टमक के अंदर। कहां पर होता है? स्टमक के अंदर। चलो सर माउथ का जो कार्बोहाइड्रेट शर्करा थी इसका पाचन हुआ माउथ में, किसके द्वारा हुआ? टाइलिन अमाइलेज के द्वारा। स्टमक में प्रोटीन का पाचन हुआ। सर अब यहां पे दो चीजों का पाचन हो चुका है, एक कार्ब्स का और दूसरा प्रोटीन का। अब यहां से भोजन कहां पर जाएगा सर? छोटी आंत के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। ध्यान से समझना, कहां पर जाएगा भैया? छोटी आंत के अंदर जाएगा। पहला ही क्वेश्चन तो यह पूछा जाता है कि बताइए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखना जो छोटी आंत होती है भैया इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर। 6 से 6.25 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगर इसके व्यास की बात की जाए, डायमीटर की अगर बात की जाए, व्यास की बात की जाए, तो व्यास कितना होता है भैया? तो याद रखना व्यास होता है 1 इंच। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 6.25 मीटर और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 1 इंच होता है। अब ये बस समझो एक बात आप भैया, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत जो हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए तो उसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर होती है। सर उसका व्यास कितना होता है? उसका व्यास होता है सर 3 इंच का। कितना होता है? 3 इंच का। सर बड़ छोटी आंत की लंबाई भी ज्यादा है फिर भी उसको छोटी आंत क्या कहा जाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया छोटी आंत का व्यास क्या होता है? ज्यादा होता है। तो नोट करके लिख लीजिए, लिखिए व्यास कम होने के कारण, व्यास डायमीटर कम होने के कारण, व्यास कम होने के कारण, व्यास कम होने के कारण, व्यास कम होने के कारण छोटी आंत, छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत को छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत कहा जाता है। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चीजें बड़ी ध्यान से समझनी है भैया। जो छोटी आंत होती है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट के अंदर? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सर कौन कौन से भाग होते हैं? पहले नाम याद रखने हैं सर। 3 भाग होते हैं। एक तो होता है ड्यूडेनम, एक तो होता है भैया ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट होता है? ड्यूडेनम भाग होता है। एक होता है भैया जेजुनम। कौन सा भाग होता है? जेजुनम भाग होता है। और जेजुनम। और तीसरा कौन सा भाग होता है भैया? तो याद रखना तीसरा होता है इलियम। तीसरा कौन सा होता है? इलियम पार्ट होता है। 3 भाग होते हैं भैया छोटी आंत के। अब मैं आपको इमेज के माध्यम से बताऊंगा कि छोटी आंत किस प्रकार की होती है। देखो सर जो हमारा पेट था ये हमारी सर फूड पाइप,
ये फूड पाइप जुड़ा होता है सर हमारे पेट से। उसके बाद सर हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है भैया, छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल सर। और फिर सर यहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है सर, ऐसे बना के बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बड़ी आंत का व्यास क्या होती है, ज्यादा होती है। और सर ये क्या बन जाता है, एनस बन जाता है। ध्यान से समझना, कुछ इस प्रकार से हमारी छोटी आंत होती है। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं सर, 3 पार्ट होते हैं। सर वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझो। जो ये सबसे ऊपर वाला भाग जो आपका पेट से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। जो बीच वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं, जेजुनम। क्या कहते हैं, जेजुनम। और जो आपका बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इलियम कहते हैं। इसको कहा जाता है भैया इलियम। कहानी समझ में आई बात, बिल्कुल सर ये कहानी समझ में आ गई। अब फटाफट से आप कमेंट कीजिए, किस बच्चे का कोई डाउट है तो तब तक आप बताइए। दीपक यादव, फिजिक्स कब से चलेगा, बायोलॉजी आपको पूरी आती होगी शायद, ऐसा ही है ना, बायोलॉजी आपको कंप्लीट आती होगी। अब कमेंट कीजिए कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे थे, कुछ कोई कमेंट कर रहा था, अब जल्दी से आप कमेंट कीजिए। सुमित चोहल कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में भी लिखा कीजिए, सर हिंदी में प्रॉब्लम है। सौरभ यादव, भैया आपसे ज्यादा मुझे जानकारी है, आपको इस बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप नए नवेले हैं, हो सकता है आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मानते हैं, तो भैया ये आपकी गलती है न कि मेरी। पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बाकी चीजें ये बाद की चीजें हैं। कुछ बच्चों को तो बस यही रहता है कि केवल और केवल चलो कीजिए, कमेंट कीजिए। सब कुछ क्लियर है सर, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नो सर, बिल्कुल सही चल चल रहा है। एक मंजीत कुमार हैं, भैया अपने आप से कीजिए, कब मिलेगा कब मिलेगा। ये कोई आप पेपर भी मैं दे के आ जाऊं आपके नाम का, पेपर भी मैं दे देता हूं आपके नाम का, है ना। कुछ अपने आप से तो करना नहीं, मेहनत करने के लिए। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि सर ये जो पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट होता है, तो याद रखना भैया ये पार्ट होता है ड्यूडेनम पार्ट। ये होता है ड्यूडेनम पार्ट। भैया ये होता है जेजुनम पार्ट। और ये कौन सा पार्ट होता है, इलियम पार्ट होता है। कौन सा भाग होता है भैया, इलियम भाग होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। एक बात अब ध्यान से देखो भैया, अब इसी छोटी आंत के साथ आपके 2 ऑर्गन जुड़े होते हैं। एक तो जुड़ा होता है भैया इस प्रकार पत्ते नुमा संरचना होती है, जिसको क्या कहा जाता है, अरे यार ये क्यों बना दिया पत्ते, जिसको कहा जाता है भैया पैनक्रियाज। क्या कहा जाता है, पैनक्रियाज कहा जाता है। इस प्रकार से एक संरचना जुड़ी होती है जिसको पैनक्रियाज कहा जाता है, अग्नाशय कहा जाता है। और दूसरा ऑर्गन कौन सा जुड़ा होता है भैया, दूसरा ऑर्गन जुड़ा होता है इस प्रकार से आपका लीवर जुड़ा होता है। तो लिखिए ये जुड़ा होता है लीवर।
और यहीं पे एक ऑर्गन और जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल ब्लैडर कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए भैया, लीवर की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 इन सभी के नाम, आपको जो नाम लिखवाए हैं इनके बारे में पढ़ना है। आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझते हुए चलना है। यकृत जिसे गांव में हम क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जिगर कहते हैं। छोटे भाई बहनों देखो, यकृत क्या होता है। सबसे पहली बात आपसे कोई पूछे कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, यकृत का अध्ययन कहलाता है भैया, यकृत का अध्ययन कहलाता है हिपैटोलॉजी। यकृत जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना, यकृत का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी। लिखिए, यकृत का जो अध्ययन है उसको कहते हैं भैया हिपैटोलॉजी। चलो सर, दूसरे नंबर पे याद रखना, जो यकृत होता है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात ध्यान से समझो, यकृत की जो कोशिका होती हैं इनके पास मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन की पावर होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इन्हीं के पास होती है। यकृत की जो सेल होती हैं इनके पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। लिखिए, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता जो होती है वो इन्हीं के पास होती है। सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता इन्हीं के पास होती है। इसका मतलब क्या है भैया, क्योंकि अगर आपका लीवर डैमेज हो जाए तो आपके लीवर की ग्रोथ क्या होती है, संभव होती है। मान के चलो मैं आपसे कहूं कि हमारा जो लीवर है वो अगर 50% लीवर हमारा डैमेज हो गया भैया, ये लीवर क्या हो गया, हमारा खराब हो गया, तो आपके बाकी के 50% लीवर से भी आपका पूरा का पूरा फिर से लीवर नया बन सकता है। यही कारण होता है कि इनकी कोशिकाओं के पास सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि इनमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। लिखिए, इनमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो सर, इतनी बात भी याद रह जाएगी। तीसरी पॉइंट हम क्या लिखेंगे भैया, जो लीवर होता है, लिखिए भैया, जो लीवर होता है वो क्या होता है, इंटरनल लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन होता है। लिखिए, इंटरनल लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑर्गन होता है भैया, हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, हैवीएस्ट ऑर्गन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा और भारी अंग कौन सा होता है, तो मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा और भारी अंग कौन सा होता है। लिखिए, मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा एवं भारी अंग कौन सा होता है भैया, वो कौन सा होता है, यकृत होता है। चलो सर, उसके बाद बता देता हूं भैया, इसका जो वेट होता है, इसको सबसे बड़ा और भारी अंग क्यों कहा जाता है। इसका जो भार होता है वो कितना होता है, इसका जो भार होता है भैया वो होता है 1.8 kg से लेकर 1.8 kg भैया, 1500 से 1800 ग्राम वजन होता है किसका, तो याद रखना लीवर का। 1500 से लेकर 1800 ग्राम वजन होता है किसका, लीवर का। चलो सर, इतनी बात भी हमें याद रह जाएगी। कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर होती है। उसके बाद ध्यान से समझो,
सर ये लीवर करता क्या है? तो याद रखना, इस लीवर से एक रस का सत्रावण होता है जिसको कहते हैं भैया बाइल जूस। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। समझ में आई बात? सर इससे स्त्रावण होता है पित्त रस का। किसका स्त्रावण होता है भैया? पित्त रस का सत्रावण होता है। सर ये पित्त रस क्या करता है? ये पित्त रस जो होता है भैया, ये वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है भैया? वसा का पायसीकरण करने का काम करता है। क्या काम करता है भैया? वसा का पायसीकरण करने का काम करता है। ये करता है सर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वसा का पायसीकरण करता है। सर वसा का क्या करता है? पायसीकरण करता है। सर पायसीकरण क्या होता है? जो वसा है उसकी बड़ी बड़ी बूंदों को क्या करता है सर? ये छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ने का काम करता है। तो कोई आपसे पूछे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तो याद रखना वसा का पायसीकरण क्या होता है। तो लिखिए वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को, बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ना। बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ना। बूंदों के अंदर तोड़ना। बूंदों के अंदर तोड़ना। अंदर तोड़ना क्या कहलाता है भैया? तो याद रखना वो कहलाता है आपका पायसीकरण। क्या कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। बिल्कुल सर, मैंने लिखा 1.5 kg टू 1.8 kg, 1500 से 1800 ग्राम। 1.5 kg है। बिल्कुल भैया 1.5 kg है। यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है यार। अब देखो सर ये सारे काम किसके होते हैं? सर बाइल जूस ये काम करने का काम करता है। तो सर ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। अब देखो भैया आपने 3 चीजें खाई थी। कार्बोहाइड्रेट्स खाई थी, प्रोटीन खाया था, और आपका क्या खाया था? आपने लिपिड्स खाई थी। सर इन तीनों का पाचन आपका सबसे पहले पाचन ही इसका कहां पर हुआ? माउथ में। इसका पाचन कहां पर हुआ सर? स्टमक के अंदर, पेट के अंदर। और जो वसा है इसका पहली बार पाचन कहां पर हुआ सर? छोटी आंत के अंदर हुआ। और छोटी आंत ने क्या किया सर? बाइल जूस डाल दिया किसके अंदर? छोटी आंत में। और उसी छोटे बाइल जूस के द्वारा वसा का क्या कर दिया गया? पायसीकरण कर दिया गया। चलो सर इतनी कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल सर कहानी समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं? यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ है लीवर। भैया आपके लीवर जो होता है बहुत से काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। कहने का मतलब एक प्रकार से घर के बड़े बेटे की या जिम्मेदारी वाली नौकरी करता है लीवर। सर ये क्या क्या काम करता है तो देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा सर? ये फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। सर ये पित्त रस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया? पित्त रस का निर्माण करता है। चलो सर दूसरी बात याद रखना भैया, ये किसका निर्माण करता है? सर ये यूरिया का निर्माण करता है। क्या करता है भैया? यूरिया का निर्माण करता है। छोटे भाई बहनों जितनी भी आप प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन आपकी एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है। एमिनो एसिड से क्या बनता है? अमोनिया। उसी अमोनिया को ये किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। तो यूरिया का निर्माण आपके शरीर में कौन करता है सर? लीवर करता है। सर ये क्या करता है? जो वसा का संग्रहण करने का काम करता है। वसा का संग्रहण करने का कार्य करता है। सर ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। चौथा सर ये क्या करता है? जो वसा में घुलनशील विटामिन है, कौन सी? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी विटामिन है भैया? ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, इन सारी की सारी विटामिन को संग्रहित करने का काम करता है। क्या करता है भैया? संग्रहित करने का काम करता है। संग्रहित करने का काम करता है। चलो सर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं सर ये क्या काम करता है। ये सर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है।
डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है भैया, कोई भी आपने अगर हानिकारक सब्सटेंस लिया तो उस हानिकारक सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो उसे अपने पास बुला लेता है। मान के चलो अल्कोहल आप सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करने के बाद जो उसमें टॉक्सिक एलिमेंट था तो लीवर कहेगा भाई साहब मेरे पास आने दीजिए, मैं इनके प्रभाव को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उनके प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। सर ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है सर, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, जो ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन का क्या करता है भैया, निर्माण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। ये सारी की सारी बात आपको किससे संबंधित याद रखनी है, लीवर से याद रखनी है। किससे याद रखनी है भैया, लीवर से संबंधित याद रखनी है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, लीवर के होते हैं। चलो सर इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब एक बात देखो भैया, अब जो भोजन था वो आपका पेट से होता हुआ कहां पर पहुंच गया था, सर छोटी आंत के अंदर पहुंच गया था। सर छोटी आंत में भोजन पहुंचा, अब सर इनका पार्शियली डाइजेशन तो हो चुका था भोजन का, सर लीवर ने भी अपना पित्तरस डाल दिया। अब लीवर जो होता है सर, जो पित्तरस होता है उसके बारे में 2-3 फैक्ट और सीख लीजिए। देखो भैया अब नोट करके लिखिए, पित्तरस। पित्तरस की अगर बात की जाए, बाइल जूस की बात की जाए, पित्तरस की बात की जाए तो लिखिए भैया, सर जो पित्तरस होता है इसका जो रंग होता है ये किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है भैया। किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। पित्तरस का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो याद रखना भैया वो होता है बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण। पित्तरस का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, बिलीवर्डिन के कारण होता है। बिलीवर्डिन के कारण होता है। सर जो पित्तरस होता है अगर इसका ज्यादा सिक्रेशन कर दिया जाए, अगर इसको ज्यादा स्त्रावित किया जाता है तो ये इसको स्टोर करने का काम, इसको संग्रहित कहां पर किया जाता है, तो याद रखना गोल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। सर इसका जो संग्रहण होता है ना वो कहां पर होता है सर, गोल ब्लैडर में। पित्ताशय की थैली में इसका संग्रहण किया जाता है। पित्ताशय की थैली में क्या किया जाता है भैया, इसका संग्रहण किया जाता है। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद सर इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो याद रखना इसकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है भैया 7.8 से लेकर 8.6। याद रखना इस रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं होता। चलो सर ये बात भी समझ में आ गई। याद रखना छोटे भाई बहनों, ये क्या करता है, ये भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय या भोजन के अम्लीय प्रकृति को क्षारीय बनाता है भैया। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, क्योंकि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है 7.8 से लेकर 8.6। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, कहानी समझ में आई बात। चलो सर इतनी बात सीख ली, सर इतनी बात हमने दिमाग में। अब एक बात बताओ, छोटी आंत के साथ दूसरा ऑर्गन कौन सा जुड़ा था, सर दूसरा ऑर्गन जुड़ा है पैनक्रियाज, अग्नाशय से जुड़ा है भैया। दूसरा ऑर्गन कौन सा जुड़ा है, पैनक्रियाज, अग्नाशय से जुड़ा है। ध्यान से समझना, पहला ही पॉइंट आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए पैनक्रियाज की खोज किसने की थी। तो याद रखना अगर पैनक्रियाज की खोज की बात की जाए ना, तो पैनक्रियाज की खोज की थी भैया, वो की थी लैंगरहैंस ने। किसने की थी, लैंगरहैंस के द्वारा पैनक्रियाज की खोज की गई थी। समझ में आई बात, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगर पैनक्रियाज का आकार पूछा जाए तो इसका जो आकार होता है भैया वो पत्ते के आकार का होता है। कहने का मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ते के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। सर जो पैनक्रियाज होता है, याद रखना जो अग्नाशय होता है भैया, ये आपका
इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है जिसको कहते हैं एफ कोशिका। क्या कहते हैं? एफ कोशिका। और इसी एफ कोशिका से एक रस का स्त्रावण होता है जिसको क्या कहते हैं? अग्नाशी रस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अग्नाशी रस। और इसी अग्नाशी रस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो याद रखना, लाइपेज, एक होता है अमाइलेज, एक होता है भैया ट्रिप्सिन। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। चलो सर समझ में आ गई। फिर से सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा भैया कि जो पैनक्रियाज होता है उसकी खोज किसने की? लैंगरहैंस ने की। सर इसके जो शेप होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पत्ते के समान आकृति होती है। सर जो अग्नाशय रस होता है ये एफ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो अग्नाशय रस होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब छोटे भाई बहनों एक ही बात तो याद रखनी है, जो लाइपेज होता है भैया ये किसका पाचन करता है? वसा का। वसा का कंप्लीट पूर्ण पाचन करता है। वसा का क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है। भैया जो अमाइलेज होता है ये किसका पाचन करता है? शर्करा का पाचन करता है। शर्करा का क्या करता है भैया? पूर्ण पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है ये किसका पाचन करता है भैया? प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। समझ में आई बात? भैया जो पैनक्रिएटिक जूस होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये पैनक्रिएटिक जूस स्त्रावित करता है। सर इस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। सर लाइपेज लिपिड्स या फैट का पाचन करता है, अमाइलेज शर्करा का पाचन करता है, प्रोटीन जो ट्रिप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है भैया? प्रोटीन लिख दिया, प्रोटीन आना था यार, क्या लिख दिया? लिखिए, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, बस छोटी सी बात रह गई। मैंने क्या कहा? सर यहां पे हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का। इसका मतलब सर इसका पाचन, सभी का पाचन किसने किया? अग्नाशय रस ने। किसने किया भैया? अग्नाशय रस ने किया। तो ये जो अग्नाशय रस है भैया इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। समझ में आई बात? इसी को कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसी को क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अब ये बताओ, आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स खाई थी, कार्बोहाइड्रेट्स खाई थी, आपने क्या खाया था? प्रोटीन खाया था। भाई जो न्यूट्रिएंट्स खाए थे उनमें पाचन केवल कितने का होता है? 3 का ही तो पाचन होता है। जो आप मैक्रो अमाउंट में खाने का काम करते हैं उन्हीं का तो क्या होता है भैया? पाचन होता है। अब एक बात बताइए आप मुझे, भैया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किसने किया? सर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कर दिया किसके द्वारा? तो सबसे पहले सर माउथ में पाचन हुआ, और माउथ में सर जो सलेवरी अमाइलेज थी उसके द्वारा इसको माल्टोज में तोड़ दिया गया। उसके बाद सर क्या हुआ? इस माल्टोज को, जो हमारे पास अमाइलेज एंजाइम था जो अग्नाशय रस के अंदर था, उसने इसको किसके अंदर तोड़ दिया सर? ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया। और मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सरलतम रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज होता है। सर प्रोटीन का सबसे पहले पाचन कहां पर हुआ? आप कहेंगे सर पेट में। किस एंजाइम के द्वारा किया गया? पेप्सिन के द्वारा। उसने इसे किस में तोड़ा? तो आप कहेंगे सर पेप्टोन में तोड़ा, पेप्टोन्स ने में तोड़ा। सर फिर उसके बाद क्या हुआ? एक एंजाइम था जो किस में था सर? वो एंजाइम था सर अमाइलेज, जो अग्नाशी रस है उसमें। उसने इसको किस में तोड़ दिया सर? एमिनो एसिड के अंदर। किस में तोड़ दिया? एमिनो एसिड में। और ये क्या है सर? एनर्जी फॉर्म है। सर वसा जो होती है, लिपिड्स जो होती है, इसका सबसे पहले पाचन कहां पर हुआ सर? इसका सबसे पहले पाचन हुआ सर पित्त रस के द्वारा। और ये पित्त रस कहां से निकला सर? लीवर से। और सर ये कहां पर हुआ? छोटी आंत के अंदर। सर इसमें किस में तोड़ा? फैटी एसिड में, फैटी एसिड में। और सर ये फैटी एसिड को बाद में एक एंजाइम था जिसको क्या कहते हैं? लाइपेज। सर इस लाइपेज एंजाइम ने इसको किस में तोड़ दिया सर? ट्राइग्लिसराइड में। इसका मतलब सर जो चीजें हमने खाई थी उन सभी का क्या हो गया सर? पाचन हो गया। उन सभी का क्या हो गया सर?
पाचन हो गया। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब भैया हमारे कुछ चीजें हम जो अलग अलग चीजों से प्राप्त कर लेते हैं। अब भैया जो छोटी आंत होती है ये भी एक रस का सत्रावण करती है, याद रखना। ये जो हमारी छोटी आंत होती है ये एक रस का सत्रावण करती है। कौन से रस का सत्रावण करती है? याद रखना भैया, इंटेस्टाइनल जूस का। किसका सत्रावण करती है भैया? इंटेस्टाइनल जूस का सत्रावण करती है। किसका सत्रावण करती है सर? आंतीय रस का सत्रावण करती है। ये करती है सर आंतीय रस का सत्रावण। सर ये आंतीय रस के अंदर क्या होते हैं? तो सर इसके अंदर 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो होते हैं सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम होता है। एक होता है भैया लैक्टेज, और एक होता है भैया आपका माल्टेज। 3 एंजाइम होते हैं किसके अंदर? आंतीय रस के अंदर। सर ये तीनों के तीनों एंजाइम क्या करते हैं? सर सुक्रेज जो होता है ये किसका पाचन करता है सर? सुक्रोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। लैक्टेज जो होता है ये किसका पाचन करता है भैया? ये करता है सर लैक्टोज का। किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। और जो माल्टेज होता है सर ये किसका पाचन करता है सर? ये करता है सर माल्टोज का। तो सर ये तीनों कहां पर होते हैं? छोटे भाई बहनों एक बात देखो, ये जो सुक्रोज होता है ये इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सर टेबल साल्ट। टेबल साल्ट कहते हैं। जो घर, टेबल साल्ट नहीं भैया, टेबल शुगर कहते हैं। जो हमारे घरों में चीनी यूज की जाती है वो होती है टेबल शुगर, और वो क्या होती है? सुक्रोज। उस चीनी का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? सुक्रेज। भैया दूध के अंदर मिठास होता है, तो मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होती है? आप कहेंगे सर लैक्टोज। तो दूध के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका पाचन कौन करता है? लैक्टोज करता है। सर जो माल्टोज होता है ये किस में पाई जाती है सर? जो अन्न होता है ना हमारा, मोटा अनाज जो होता है उसमें माल्टोज शर्करा होती है। जैसे कभी कभार आप चने भिगोकर खाते हैं, कभी कभार आप मूंग की दाल भिगोकर खाते हैं, तो उसमें माल्टोज होता है और उसका पाचन कौन करता है? माल्टेज करता है। समझ में आई बात? तो याद रखना छोटी आंत जो होती है ये आंतीय रस का सत्रावण करती है। इसमें 3 एंजाइम होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। सर ये सुक्रोज का पाचन करती है, ये लैक्टोज का, ये और माल्टोज का। अब एक बात बताओ, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा के रूप में खाया था, अब वो सारे के सारे किस रूप में आ गए? अब वो सारे के सारे आ गए सर ग्लूकोज के रूप में। सर वो किसके रूप में आ गए? एमिनो एसिड के रूप में आ गए। वो सर किस रूप में आ गए? सर वो आ गए हमारे ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ट्राइग्लिसराइड के रूप में आ गए। वो किस में आ गए सर? वो हमारे इन रूप में आ गए। और ये सारी की सारी क्या है भैया? एनर्जी फॉर्म है। अब होगा क्या सर? ये जाएंगे हम हमारे जैजुनम पार्ट में, तो ये आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। सौरभ यादव भैया, आपको नहीं पता पेपर में कैसे आता है? मुझे पता है, मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे पता है पेपर में कैसे आता है। घर जाके पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। अब ये नहीं यहां बैठ के आपने पैसे खर्च कर दिए, उससे ये नहीं कि आपने टीचर को खरीद लिया है, वो आपके कमेंट पढ़ेगा। आज आपने कम से कम 1000 कमेंट कर दिए होंगे। ये वो अलग बात है कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं करवाया, वरना ब्लॉक भी करवा देता। बताइए, कमेंट कीजिए। राज कह रहे हैं सर नो डाउट, मस्त पढ़ाते हो सर। कर्मा कुंचन की प्रक्रिया क्या होती है भैया? एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपका भोजन फूड पाइप से पेट तक पहुंचाया जाता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने से ज़्यादा टीचर पे ये बताने की जिम्मेवारी होती है कि ऐसे पढ़ाइए भैया, उससे कभी काम नहीं चलेगा। भैया जो पढ़ा रहा हूँ आप पेपर प्रैक्टिस सेट कीजिए, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा।
आज आपको साइटोलॉजी चैप्टर के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके क्वेश्चन करना, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं बने तब मुझे बताना सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब आपसे ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।